हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के बेस्ड पे यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जो एक था जो फैक्ट बेस्ड था और एक जो था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। तो किस टाइप से अपने प्रिपरेशन को करना है, ओके, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो तो उससे पता चल जाता है। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा। और इसको केवल ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इसको बाद में जब पार्ट 4 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में अच्छे से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो पूछिएगा जरूर आप लोग। पॉलिसी, ओके। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4। कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में। और फंडामेंटल राइट्स किसमें था? पार्ट 3 में। इसको ध्यान रखिएगा, मैच द कॉलम में दे सकता है। ओके, तो इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4। पार्ट 4 ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द नोवेल फीचर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, ये स्टेटमेंट, इट इज अ नोवेल फीचर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू हुम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ओके, अकॉर्डिंग टू हुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवेल फीचर है। 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे दिया मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन दे दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर सही से पढ़े हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा और आगे बढ़ जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो अच्छे से पढ़ते हैं। इट इज अ नोवेल फीचर, इट इज अ नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोला है? बाय whom? भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे क्वेश्चन आते हैं इसको ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन डिवाइड और क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन से वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है? सोशलिस्टिक, ओके, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। ओके, सो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इट इज क्लासिफाइड into 3 broad categories. कौन कौन से हो? सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, तो इट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट इज व्हाट? ओके, इट प्रमोट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स। क्या प्रमोट कर रहा था? फंडामेंटल राइट्स प्रमोट कर रहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और प्रोटेक्ट कर रहा था हम लोगों को कहां से? जैसे फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप, फ्रॉम डिक्टेटरशिप। ओके, जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ जाए उस टाइप से गवर्नमेंट से हमको प्रोटेक्ट कर रहा था। कौन? फंडामेंटल राइट्स। और ये क्या प्रमोट करता है? यह सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ध्यान देना, ये किसको प्रमोट करता है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इससे क्या होगा? ये विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वी कैन गेट अ वेलफेयर स्टेट। अंडरस्टैंड नॉट? इट्स ट्राई टू, इट सीक टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट। ध्यान देना, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ओके, समझा क्या? फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? इट फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इट प्रमोट्स, this is very very important from UPSC prelims point of view, it promotes social and economic democracy। मैच द कॉलम के अंदर दे सकता है।
ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट इट सीक्स टू एस्टैब्लिश द व्हाट वेलफेयर स्टेट। तो पूछा जा सकता है कौन एस्टैब्लिश करता है वेलफेयर स्टेट, कौन ट्राई करता है एस्टैब्लिश करने के लिए वेलफेयर स्टेट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर पता है तुरंत टिक करोगे, काम हो जाएगा, +2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, इट सीक टू प्रमोट और establish वेलफेयर स्टेट। ध्यान देने का, वेलफेयर स्टेट, कोट अनकोट में कर दे रहा हूं, वेलफेयर स्टेट। ओके, एंड वन मोर थिंग, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जस्टिसेबल होता है। ओके, दैट इज इनफोर्सिबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। ये क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है। ओके, नॉन जस्टिसेबल, दैट इज नॉन इनफोर्सिएबल by court for their by courts for their violation. Okay, समझ में? Even after that, okay, Constitution itself declared that, okay, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, इट्स अ फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसके बाद भी इट इज नॉट अ जस्टिसेबल, इट इज नॉट इनफोर्सिबल, उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर करता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट इज अ फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो पूछा जा सकता है, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ओके, स्टेटेड बाय या डिक्लेयर बाय, पता रहेगा आप कर लो जाओगे, ऐसे पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, समझ में आ गया पक्का? तो क्या है, ओके, इवन आफ्टर दैट the Constitution of India, okay, itself declares that DPSP, Directive Principle of State Policy, is a fundamental in the governance of a country, in governance of country. ओके, सो इट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सो विद द हेल्प ऑफ दैट इट शैल बी द ड्यूटी, विद द हेल्प ऑफ दैट, ओके, क्या कहता है, आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ डिक्लेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग द लॉज। जब भी स्टेट जो है लॉ बनाता है, उस स्टेट की ड्यूटी है, ओके, कि ट्राई टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। अगर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो जाएंगे तो लॉज क्या हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। ओके, बेटर, क्योंकि लॉ बनाए जाते हैं किसके लिए, बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो जब जो ये प्रिंसिपल्स हैं, अगर व्हाइल मेकिंग द लॉज, अगर उस लॉ के अंदर अप्लाई होंगे तो क्या होंगे, वो लॉज और अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग ऑफ अ लॉज। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ओके, क्या है, इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4, इट इज अ नोवेल फीचर ऑफ अ इंडियन constitution, it is stated by the Dr. Bhimrao Ambedkar. It is classified into 3 broad categories: socialistic, Gandhian and liberal intellectual. It promotes social and economic democracy. फंडामेंटल क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ओके, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। ये क्या करता है, ये वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करता है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को। ओके, समझ में आ गया। इट इज नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जस्टिसेबल होता है, देन इन दैट इनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। ओके, नॉन इनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। और फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, उल्टा होता है इसका, ध्यान दीजिएगा। ओके, आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ डिक्लेयर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, with the help of that it shall be the duty of the state to apply these principles while making the laws. अगर ऐसा लॉज बनाते हैं, इसको अप्लाई करके, तो लॉज क्या होगा, बेटर होगा। और लॉज बनाया जाता है किसके लिए, बेटरमेंट ऑफ अ पीपल के लिए।
समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू एस्टैब्लिश, to apply these principles while making the laws. Okay, it shall be duty of state to apply these principles in making laws. समझ में आ गया? Hence, it impose the moral obligation on state for these application. Okay, hence, okay, it impose moral obligation on state for their application. समझ में आ गया? ओके, बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज व्हाट? द रियल फोर्स कौन कर सकता है इसको? जो रियल फोर्स है इसके पीछे वो कौन सा है? पॉलिटिकल फोर्स है। तो पॉलिटिकल जो उनका विल है उसी पे डिपेंडेंट करता है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, इन 1980s इन मिनर्वा मिल केस के अंदर, ओके, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट वाज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस इन 1980s। तो पूछा जा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 3-4 केस दे दिया गया, मिनर्वा मिल केस, ओके, देन मेनका गांधी केस, देन केशवानंद भारती केस, बेस्ड ऑन दैट दे कैन गिव, ओके, एंड मैच द कॉलम में पूछ देगा। अगर पढ़े हो, केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और तो मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़े हो तुरंत टिक करोगे, निकल और आराम से +2 मार्क्स हो जाएगा। समझ में आ गया? मिनर्वा मिल केस, मेनका गांधी केस, ओके, एंड केशवानंद भारती केस कौन से साल में पूछा गया था, उसके तब मैच द कॉलम पूछ सकता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, केशवानंद भारती केस किस लिए प्रसिद्ध है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है। ओके, समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट थिंग, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी, ओके, इट वाज एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। समझ में आ रहा? ये तो कब हुआ था? ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। तो क्वेश्चन जब पूछेगा ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इट वाज इंक्लूडेड, ओके, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ओके, इंक्लूडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, ओके, एंड it is included in the part 4A, part 4A में included है। okay, there is one article what 51A, all the fundamental duties are included in this only one article, okay, only one article के अंदर included है। और initially जब यह included हुआ था fundamental duties, okay, how many fundamental duties were included first time? okay, in 1976 में 10 fundamental duties, but right now how many fundamental duties are there? Okay, 11. So जो 11th fundamental duties है, it is included by the 86th Constitutional Amendment Act in 2002. समझ में आ गया? So it was included by 42nd Constitutional Amendment Act
in 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee. Swaran Singh Committee. Okay. How many? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग में ऐड किया गया था. जो 11th था, ओके, थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. कब? 2002 में. मैच द कॉलम में दे सकता है. ओके, तो आराम से एकदम अच्छे से पढ़िएगा. ओके, नो प्रॉब्लम. पक्का. स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था? स्वर्ण सिंह कमेटी का. कब हुआ था? ओके, 1976 में. और 11th वन कब ऐड हुआ था? 2002 में, थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. समझ में आ गया? पक्का 100%. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. और एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों इसको इंक्लूड किया गया? सब कुछ तो सही था, फंडामेंटल ड्यूटी तो क्यों इंक्लूड किया गया? इट वाज अ रिमाइंडर फॉर द सिटीजन. ओके, it was a reminder for the citizen while enjoying the fundamental right which was provided by the Indian Constitution. You should have some duty, okay, like respect the Constitution, respect the national anthem, respect the national flag, okay, like respect the ideals, the freedom fighters, okay, समझ में? Protect the national heritage, like that. So some duties होने चाहिए. Okay, so it was a reminder for the citizens to, okay, perform your duties while enjoying your fundamental rights. Okay, because of that only it was included in the Indian Constitution in Part 4A in Article 51A. Got it? So this is the fundamental duties. If you have any problem related to that, you can like ask in the comment box. Definitely I'll answer it in the next class. Okay, कोई दिक्कत? Okay, it was included during the national emergency. Okay, it was included in the Part 4. Okay, and how many articles there are? 51A. Only one article is there, and through the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976 के थ्रू ऐड हुआ था. ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड हुआ था. ओके, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है, थ्रू द 86th Constitutional Amendment Act के थ्रू ऐड किया गया था. और ये क्या है? इट इज लाइक अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इट इज ऑल्सो व्हाट? Like directive principle of state policy, it is also non-justiciable, means non-enforceable by court. ध्यान देना, इट इज नॉन जस्टिसिएबल है. नॉन जस्टिसिएबल है. ओके, और नॉन इनफोर्सिएबल है बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन. ओके, नो प्रॉब्लम. पक्का, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. अब चलते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, प्रीलिम्स में जो पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेस पर. ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी किस तरीके से पूछता है. विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ध्यान देना. विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विथ रेफरेंस to the Constitution of India, consider the following. क्या क्या फॉलोइंग में? फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज. थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट पॉलिसी. ओके, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया क्या? विच ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the above provisions of the Constitution of India
is or fulfilled by the National Social Assistant Program. By National Social Assistant Program. ओके, अब 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है. फर्स्ट ए पार्ट, बी, सी और डी. ए पार्ट में क्या है, केवल वन वनली, वनली पहला वनली. दूसरा ओके, थर्ड वनली. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड वनली. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, पक्का समझ में आ गया. अब देखो क्या पूछे, क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग. क्या क्या फॉलोइंग में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्वेश्चन क्या है, which of the above provisions of the constitution of India, which of the above provisions of the constitution of India, okay, fulfilled by the national social assistance program. national social assistance program ये क्या है, एक तरीके से प्रोग्राम है फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके, टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन. जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम वो क्या करती है, योजना लाती रहती है, किसके लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए. ओके, तो जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है वो उन्हीं के लिए है, एल्डर्स के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है. ओके, समझ में आ गया. अब सोचो, क्या ये फंडामेंट, क्या ये राइट्स है कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम अगर नहीं आया तो मैं कोर्ट में चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, कहूंगा कि नहीं, इट इज अ वायलेशन ऑफ माई राइट्स, सो प्लीज ट्राई टू लाइक रीस्टोर माई राइट्स. ओके, प्लीज प्रोटेक्ट मी माई लॉर्ड. ओके, सुप्रीम कोर्ट पे जाके बोलूंगा क्या, प्लीज प्रोटेक्ट मी माई लॉर्ड. ओके, ऐसा तो नहीं है, क्यों, ये राइट्स ही नहीं है. ओके, ये फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं. समझ में आ रहा है. तो एक जो कोर्ट है वो इन्फोर्स तो कर नहीं सकता. समझ में नहीं, समझ में आ गया. ओके, तो क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इन राइट नहीं है, राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है. जब फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन पहला, क्योंकि पहला में क्या फंडामेंटल राइट से गलत हो गया, दूसरा ये भी गलत, तीसरा में भी है ये भी गलत. ओके, जब 3 गलत तो कौन सा सही हुआ, बी पार्ट. बी पार्ट कौन सा है, थर्ड. थर्ड क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मोटिव क्या होता है, इट्स ट्राई टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट किसके थ्रू एस्टैब्लिश हो सकता है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू. समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया. ओके, पक्का. तो ये ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ना है वेलफेयर स्टेट, ये ध्यान दीजिए जब भी पढ़िए आप. ओके, प्रीलिम्स की तैयारी करिए तो ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी आपको. ओके, जब भी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो ऐसे तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग को आपको देखना पड़ेगा. क्वेश्चन समझ में आ गया. ओके, आंसर हो गया. चलो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क. कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आंसर करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा. ओके, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in Government of India Act 1935 have been incorporated in the Indian Constitution or Constitution of India, in the Constitution of India in the year 1950s as. किस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसमें था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में है. ओके, हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर था उसको किसके अंदर ला दिया गया. ओके, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ला दिया गया. किस फॉर्म में लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटी के फॉर्म में लाया गया और फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में लाया गया और फंडामेंटल लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में लाया गया. ओके, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म में लाया गया. किस फॉर्म में लाया गया, ओके, वो देखते हैं. वो ऑप्शन है
फर्स्ट थिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट, ओके। सेकेंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ओके, पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट। फोर्थ, ओके, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 नहीं पढ़े हो, ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ, कोई दिमाग यूज नहीं करना, एक फैक्ट है। अगर पढ़े हो, ओके, तो आप तुरंत टिक कर ले जाओगे। ओके, फॉर एग्जांपल कौन कौन से जो फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, अगर आप ये नहीं पढ़े हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? पक्का, क्योंकि यहाँ दिमाग नहीं लगाना, आप फैक्ट्स है, ये टोटली फैक्ट्स है। अगर पढ़े हो तो टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे उसको भी कर लोगे आराम से। तो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे ही टिक करोगे +2 मार्क मिलेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप समझ में आ गया किस तरीके से पढ़ना है। कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्या था? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स था। ओके, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट्स था, और ये क्या? टोटली फैक्ट है। तो अगर आप पढ़ोगे सही से, कैसे पढ़ना है वो आप डेवलप तभी कर सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। व्हाइल स्टडिंग, ओके, यू शुड सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप लर्न कर पाओगे लाइक किस तरीके से अपने दिमाग को प्रोसेस करना है, किस तरीके से कौन सी चीजें किस तरीके से पढ़नी है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले प्लीज, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करेंगे तो क्या होगा, बहुत लोगों के पास पहुंचेगा। ओके, बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये सब पूरा फ्री है। ओके, और जाने से पहले जो बेल आइकन है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा। दबा देंगे तो क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।